बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीक इनवर्स वोल्टेज के हवाले से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कवर किया था और हमने ये भी देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर आइडियल मोड में और क्रिटिकल मोड में किस तरह काम करता है, और हमने कुछ ग्राफ्स वगैरह के हवाले से भी बात की थी कि आउटपुट वोल्टेज हम किस तरह मेजर करते हैं और वेव फॉर्म आपके पास किस तरह बनते हैं। इस वेव फॉर्म के हवाले से भी हमने बात की थी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पीक इनवर्स वोल्टेज के हवाले से देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज। एक चीज़ जहन में रखें कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो है दैट इज़ यूजुअली मेजर्ड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। सो वी कैन से that the maximum voltage a diode can withstand in the reverse bias condition is called peak inverse voltage, and its value, the peak inverse voltage, equals the peak value of the input voltage, and the diode must be capable of withstanding this amount of repetitive reverse voltage. वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज that a diode can withstand in the reverse bias condition, और डायोड जो है वो डैमेज ना हो। ये जहन में रखें कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे डायोड डैमेज ना हो, और डायोड कैन विथस्टैंड इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। और इसकी जो वैल्यू है पी आई बी किसकी इक्वल है? वी पी इनपुट के इक्वल है। अच्छा, ये जहन में रखें कि जब भी आप या आप ये कह सकते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी वाइंडिंग भी। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मेजरिंग पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। सो पी आई वी इज इक्वल टू वी पी इनपुट, और या हम ये कह सकते हैं कि पी आई वी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी वाइंडिंग, वो भी पीक इनवर्स वोल्टेज है। So a diode should be rated at least 20% higher than the peak inverse voltage. अच्छा, हम वो डायोड यूज करेंगे जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग जो है वो कम से कम 20% हाइयर हो देन दी पीक इनवर्स वोल्टेज, ताकि वो डायोड डैमेज ना हो इतनी आसानी से। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा से मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, एंड देन द करंट मूव अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल current is equal to zero, and the peak inverse voltage across this diode is equal to the voltage that is the V minus VPN. जब हम इसका मॉड लेते हैं, so we can say the peak inverse voltage is equal to VPN। तो जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है नेगेटिव हाफ साइकिल का, दैट इज कॉल्ड वीपीएन। या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड दी पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर आपके पास कोई एग्जांपल आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए कि आप पीक इनवर्स वोल्टेज किस तरह फाइंड करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू वीपीएन। सही है, ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज जो है वो आपका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफार्मर कपलिंग। अब ट्रांसफार्मर कपलिंग की जब हम बात करते हैं, व्हाट बेसिकली ट्रांसफार्मर कपलिंग इज। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू transfer alternate electrical current from one circuit to another with the same frequency। अच्छा, इसको हम क्यों स्टैटिक कहते हैं? इज अ स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट। जिस तरह इंडक्शन मोटर के अंदर आपको मूविंग पार्ट नजर आता है स्टेटर और रोटर के फॉर्म में, सो यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट नहीं है, बट जो वाइंडिंग है वो आपके पास क्या है, वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर है। दैट्स वाई ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? आपके पास स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है।
बोथ इन अल्टरनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो मोस्टली या पावर सप्लाईज के अंदर हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली वी यूज़ अ स्टेप डाउन वोल्टेज। अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिपेंड करते हैं आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर। अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है सेकेंडरी से, सो दैट वुड बी अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस, ये वाइंडिंग अगर ज़्यादा हो प्राइमरी से, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्टेप अप। अगर ये कम हो तो स्टेप डाउन। अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा हो और सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो, सो दैट विल बी कंसिडर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर आपके पास सेकेंड प्राइमरी अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग कम हो सेकेंडरी ज़्यादा हो तो स्टेप अप होगा। तो डिपेंड करेगा आपके इस वाइंडिंग के ऊपर। ये वाइंडिंग ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा, ये वाइंडिंग कम है तो ये स्टेप डाउन होगा। तो अब कोशिश करके सेकेंडरी वाइंडिंग्स को देखें। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी से ज़्यादा है सो स्टेप अप होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर प्राइमरी से कम है तो स्टेप डाउन होगा। टर्न रेशो हम किस तरह फाइंड करते हैं? एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न एट द प्राइमरी। सो एन इक्वल टू स्मॉल एन इक्वल टू, अगर हम इस तरह लिखें कि बेसिकली नंबर ऑफ वाइंडिंग रेशो जो होगा वो होगा एन इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड बाय एन इक्वल टू एन सेकेंडरी डिवाइड बाय एन प्राइम। तो देखें, अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी में ज़्यादा है और प्राइमरी में कम है तो वैल्यू एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप होगा। अगर सेकेंडरी वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वैल्यू, अगर सेकेंडरी वैल्यू कम है और प्राइमरी ज़्यादा है तो एन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दैट वुड बी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है सो दैट विल बी अ स्टेप डाउन। तो ये डिपेंड करता है कि वाइंडिंग कैसी है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है या प्राइमरी वाइंडिंग, उसी पे ही हम वो डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर हमारे पास यूज़ हो रहा है। सो turn ratio for transformer is not consistent between various sources. In this definition, हम कहते हैं कि the number of turns in the secondary winding divided by the number of turns in the primary winding. Thus, a transformer with the turns less than 1 is a step down. मतलब less than 1 क्या है? Step down है। मीन्स कि प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है सेकेंडरी कम है, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 मीन्स कि सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है और प्राइमरी वाइंडिंग कम है, सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है कम है उस पर डिसाइड होगा। फार्मूला क्या है? वी सेकेंडरी इज इक्वल टू एन टाइम्स वी प्राइमरी, या एन इक्वल टू वी सेकेंडरी बाय वी प्राइमरी। सो ये आपके पास यहाँ से डिसाइड होगा। इफ एन इज ग्रेटर देन 1 द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा ऑटोमेटिकली? यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी से। अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी, अगर ये वाइंडिंग ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर ये वाइंडिंग ज़्यादा है तो प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है इट मीन्स के स्टेप अप है, और अगर प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है तो स्टेप डाउन है। तो डिपेंड करता है कि इन दोनों में कौन किस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा है। अगर इस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा, अगर इस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा है तो स्टेप डाउन होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखें कि वी या एन इक्वल टू वी सेकेंडरी डिवाइड बाई वी प्राइमरी, या वी सेकेंडरी इक्वल टू एन वी प्राइमरी। अच्छा, अगर हम इसको उसमें देखेंगे प्रैक्टिकल डायोड की कंडीशन में देखते हैं, वी पी आउट किसकी इक्वल है अक्रॉस द डायोड? अगर हम डायोड की बात करें सो देट वुड बी इक्वल टू वी पी सेकेंडरी माइनस 0.7, ये हम कंसिडर करते हैं। और पीक इनवर्स वोल्टेज हमने क्या कहा था? द पीक इनवर्स वोल्टेज इज वी पी सेकेंडरी। जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको भी हम पीक इनवर्स वोल्टेज कह सकते हैं।
ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे तो फिर ये पीक इनवर्स वोल्टेज का फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि डिटरमिन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ फिगर इफ द टर्न रेशियो इज 0.5। अच्छा, टर्न रेशियो इज 0.5, इट मीन्स कि देखिए यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि इस में सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है और प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है, मतलब 2:1 है। इट मीन्स कि अगर ये 10 है तो ये 5 है, ठीक है, मतलब 2:1, इट मीन्स कि ये 2 टाइम्स है इसके। तो अगर हम n इक्वल टू 2 बाई अगर हम कर दें, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है और प्राइमरी ज़्यादा है, तो ये कौन सा होगा, ये बेसिकली है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, तो स्टेप डाउन है। सो n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, v सेकेंडरी डिवाइडेड बाई v प्राइमरी, सो इक्वल टू 0.5। ये वैसे यहाँ पे गिवन भी अगर ना भी गिवन तो सो यू कैन मेजर इट। हमने हमने क्या कहा था कि n इक्वल टू v secondary divided by v primary, so 1 divided by 2 equal to 0.5। so यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये क्या है, 0.5 है। अगर लेट्स सपोज ये 2 और ये 1 होता तो ऑटोमेटिकली फिर डिफरेंट केस होगा। सो v प्राइमरी इज इक्वल टू vpn इज इक्वल टू, हमारे पास vn क्या है, 170। सो vp सेकेंडरी क्या होगा, फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था, n इंटू वी प्राइमरी। सो n आपके पास क्या है, 0.5, टर्न रेशो 0.5 टाइम्स वी प्राइमरी क्या है, 170। सो आपके पास क्या है, 85। इट मीन्स कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर आप इनपुट पे 170 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे इनपुट पे, यहाँ पे आपको इसके क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगी 85, ठीक है। हाफ आपके पास हाफ वोल्टेज आ रहा है, इनपुट पे जितना है उसका हाफ। अगर यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे 50 होगा। अगर इसी सेम एग्जाम्पल के अंदर मैं इनपुट वोल्टेज 100 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। अगर इसको मैं 300 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 150 आएगा। तो फिर हमने क्या डिटरमिन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। सो पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अगर हम वीपी आउट फाइंड करें वो क्या है, क्योंकि डायोड के क्रॉस जब ये जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0.71 सिलिकॉन के मोड में, सिलिकॉन के टाइप में 0.7 आप इससे हाफ करेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज होगा दैट इज बेसिकली 84.3, इससे आप 0.7 माइनस करें तो ये आपके पास एक्चुअल वोल्टेज है। अगर आप आइडियल डायोड कंसिडर करते तो फिर ऑटोमेटिकली 85 आता, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के जो रेक्टिफाइड पीक वोल्टेज है दैट इज 84.3। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे कहे कि व्हाट वुड बी द पीक इनवर्स वोल्टेज, सो पीक इनवर्स वोल्टेज वुड बी इक्वल टू आपके पास 85 वोल्ट ही आता। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ जाते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये होता है कि आपके पास एक डायोड होता है यहाँ पे, और कोई भी इनपुट सिग्नल जाता पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड कंडक्ट करता और करंट मूव अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, तो आपके पास ये वेव फॉर्म बन जाती थी। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास डायोड एक ही डायोड था तो वो रिवर्स बायस कंडीशन में जाता, करंट जीरो हो जाता, देयर नो करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस और आप जीरो आप यहाँ पे आ जाता। सो वी आपके पास क्या होता, जीरो। फिर आपके पास तो सिंपल ये आपके पास होता, फिर ये इस तरह की वेव फॉर्म आपके पास बनती। लेकिन ड्यूरिंग फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है कि हम दो डायोड इस तरह प्लेस करते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो आपके पास जो ये जगह जो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ये यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे भी डायोड कंडक्शन मोड में जाता, सेकंड डायोड, एंड देन यू विल गेट सच काइंड ऑफ वेव फॉर्म। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी अगर आप देखें, इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली 2 टाइम्स है आप दी हाफ वेव रेक्टिफायर। जिस तरह हमने कहा था कि अगर वहाँ पे कोई भी वोल्टेज होता इनपुट पे
तो एक वी एवरेज हमारे पास क्या बनता, वी एवरेज हमारे पास 31 पॉइंट समथिंग बनता। मतलब अगर 100 वोल्ट इनपुट पे होता, अगर 100 वोल्ट यहाँ पे होता, पीक वोल्टेज होता 100 वोल्ट, तो आपके पास जो भी एवरेज आता, अगर आप इसका एवरेज निकालते हाफ वेव रेक्टिफायर में, सो दैट वुड राउंड अबाउट 31 पॉइंट समथिंग। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर वो एफिशिएंसी आपके पास बढ़ जाती है 63 तक चला जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ये जहन में रखें कि फुल वेव रेक्टिफायर कंपेरेटिवली बेटर है देन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर वी एवरेज जो था वो वीपी डिवाइड बाय पाई था, यहाँ पे 2 वीपी है। देखिए यहाँ पे ये ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे भी आपके पास फॉरवर्ड बायस या कंडक्शन होती है, दैट्स वाई आपके पास 2 वीपी हम लेते हैं। सो डिवाइड बाय पाई, सो दैट इज राउंड अबाउट वी एवरेज आपके पास 63.7 आ जाता है। अगर आपके पास ये गिवन है एंड ड्यूरिंग, अगर आपके पास ये सेम एग्जांपल गिवन है एंड यू want to find the V average, so V average is equal to 2 VP divided by pi, 2 into 15 divided by pi. Pi की वैल्यू 3.14 है, after putting this value you can get 9.5 voltage। अच्छा, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ हम जाते हैं कि सेंटर टैप होता क्या है। सेंटर टैप में ये होता है, अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज आ रही है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 24 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंड इज 24 वोल्ट, तो यहाँ और यहाँ के दरमियान क्या होगा, वो 24 वोल्ट है। लेकिन सेंटर अगर आप न्यूट्रल कर दें, सेंटर को अगर आप न्यूट्रल कर दें, तो वी सेकेंडरी बाई 2 वी सेकेंडरी बाई 2, अगर 24 वोल्ट है तो यहाँ और इसके दरमियान, यहाँ से यहाँ तक इस जगह पे वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट होता। अगर ये यहाँ और यहाँ का वोल्टेज आप सेंटर और यहाँ का वोल्टेज आप फाइंड करते तो 12 वोल्ट, यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज फाइंड करें तो 12 वोल्ट, और फिर अगर आप यहाँ से और यहाँ इकरास फाइंड करें सो दैट विल बी 24 वोल्ट। सो ये आपके पास क्या है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लें सेंटर टैप में के सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है इज अ फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूजेस 2 डायोड कनेक्टेड इन द सेकेंडरी ऑफ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। आपके पास 2 डायोड हैं, एक D1 है, सेकंड आपके पास क्या है, D2 है। और ये हम फुल वेव रेक्टिफायर के हवाले से पढ़े, दैट वाज हाफ वेव रेक्टिफायर बट वी कंसीडर अ सेंटर टैप हियर। The input voltage is coupled through the transformer to the center tape. Half of the secondary voltage appear between the center tape and the energy voltage. So ये क्या हो गया, ये टोटल V secondary है, लेकिन यहाँ से यहाँ ये V secondary by 2 और ये V secondary by 2। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, लेट्स सपोज इसी सर्किट से अगर हम ये भी फॉर्म इनपुट चाहते हैं ड्यूरिंग द वी इनपुट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आपके पास ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। देखिए ये पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव है। देखिए क्योंकि इसको हम, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से अगर आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें तो वो फुल वोल्टेज आपको देगा, लेकिन इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज आपके पास क्या होगा, हाफ होगा। इसके और इसके दरमियान क्या होगा, वो हाफ होगा। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या होगा, ये वाला डायोड जो है, देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास ये वाला रिवर्स बायस हो जाता है। तो आपके पास ये फॉरवर्ड बायस, इट मींस कि इट विल कंडक्ट करंट और करंट इस लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो आपके पास ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास वो यहाँ पे ये वेव फॉर्म बनी। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाला देखिए नेगेटिव नेगेटिव, सो इट मींस कि ये वाला डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये डायोड आपके पास क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो आपके पास ये वाला कंडक्शन जो है वो ये वेवफॉर्म आपके पास कंडक्शन कर देता है, ये आपके पास ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी ये कंडक्शन करता है। सो आपके पास वेवफॉर्म जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये रिवर्स होता है, और जब नेगेटिव आता है तो ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, एंड देन यू कैन गेट द वेवफॉर्म। इसको मैं अगले वीडियो के अंदर आपको थ्रू पेज सॉल्व कर दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड
कि ये नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह काम करते हैं, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दिस वेव फॉर्म एट द आउटपुट। अब हम देखते हैं कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज अगर आप आइडियल डायोड में देखेंगे, अच्छा ये 1:1 का रेशो, इट मीन्स कि जो इनपुट पे है वो आउटपुट पे, अगर यहाँ पे 24 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट होगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे ऊपर सेंटर टेप से ऊपर 12 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर में हमेशा से 3 वायर्स होते हैं, ये हमारे साथ लैब में है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, आपको 3 वायर लगे, तो मिडल और अपर वायर के दरमियान हाफ होता है और मिडल और लोअर वायर के दरमियान आपके पास हाफ वोल्टेज कंसिडर होता है। लेकिन अगर आप अपर और लोअर दोनों कंसिडर करें तो आपके पास फुल वोल्टेज आता है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला कंडक्शन, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये डायोड कंडक्शन में जाएगा। सो आइडियल मोड में वी पी आई बी किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 वी पी के सेकेंडरी के बराबर हो जाएगा, या 2 वी पी एन आप इसको कह सकते हैं कि उसकी इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कंसिडर करेंगे थ्रू प्रैक्टिकल डायोड, तो वो आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज प्लस 0.7 हो जाएगी। तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ किसी पेज के ऊपर, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला दैट हाउ कैन वी गेट दिस वैल्यूज। ये तो आसान है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास एक फुल वेव रेक्टिफायर गिवन है, and what you need to find, you need to find show the voltage waveform, अपने waveform शो करना है। so again secondary winding इसी में कम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 100 वोल्ट आ रहा है, सो 100 वोल्ट वोल्ट बी इक्वल टू 50 वोल्ट। अच्छा ये 50 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस 50 होगा, लेकिन इसके क्रॉस 25 होगा और ऊपर 25 होगा, 25 और ये ऐसा ही होगा। सो वीपी सेकेंडरी के अंदर इकरास टोटल वीपी सेकेंडरी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 ये 50 हो जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस 25 होगा और ऊपर ये 25 होगा। और आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा, या आप दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हैं। अगर आप 2 वीपी आउट कर दें इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, तो 24.3, क्योंकि देखिए 25 और 25 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 24.3। सो 24.3 ऊपर है, 24.3 नीचे है, सो ई प्लस 0.7 आपके पास 49.3 आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा। और एपरेज को आप इस तरह ड्रा करते हैं कि इनपुट पे 25 है, सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 24.3, तो 24.3 क्रॉस वन डायोड या 24.3 क्रॉस द अदर डायोड। एक टाइम पे एक ही डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा, सेकंड आपके पास रिवर्स बायस होगा। सो क्या होगा 24.3 आपके पास पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ जाएंगे। सो अगले लेक्चर के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर करने के बाद में आपको 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थ्रू हम पेज के ऊपर सॉल्व करेंगे, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट किस तरह ये हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव दीज थिंग्स। अच्छा, अभी अगर हम देखें